दोस्तों, अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं और अपनी बीमारियों को खत्म करना चाहते हैं तो हमारे लिए इंग्लिश मेडिकल सिस्टम और आयुर्वेदिक मेडिकल सिस्टम दोनों बहुत जरूरी हैं। हम इनका आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते। कुछ मामलों में इंग्लिश मेडिकल सिस्टम अच्छा है और कुछ मामलों में आयुर्वेदिक मेडिकल सिस्टम ज्यादा अच्छा है। अगर इंग्लिश मेडिकल सिस्टम की बात करें तो इसमें खासियत यह है कि इसकी जो मेडिसिन होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट असर करती है। जैसे ही हम गोली खाते हैं आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद असर हमें दिखना शुरू हो जाता है। जैसे ही इंजेक्शन लगता है तुरंत असर होना शुरू हो जाता है। अगर आपको पेन हो रही है तो इंग्लिश मेडिकल सिस्टम से फास्ट रिलीफ आपको कोई मेडिसिन दुनिया की नहीं दे सकती। अगर आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन बन गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई भी और इमरजेंसी है, तो आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, आप किसी होम्योपैथ के पास नहीं जा सकते। आप अगर किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाएंगे तो आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। अगर कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें सर्जिकल प्रोसीजर करना जरूरी है, ऑपरेशन करना जरूरी है, तो वहां पर इंग्लिश मेडिकल सिस्टम ही हमारे काम आता है। अगर बॉडी में कहीं पर इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए इंग्लिश मेडिकल सिस्टम से ज्यादा अच्छा सिस्टम दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आयुर्वेदिक मेडिकल सिस्टम खराब है। आयुर्वेदिक मेडिकल सिस्टम की अपनी खासियतें हैं। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप बीमार ही ना हो, बीमारी को प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो आयुर्वेदिक मेडिकल सिस्टम से अच्छा दुनिया में कोई मेडिकल सिस्टम नहीं है। एलोपैथी आपको हेल्दी रहने में हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन आयुर्वेद आपको पूरा लाइफस्टाइल देता है। क्या खाना है, कब खाना है, कौन सी ऋतु में कैसा भोजन करना है, ऐसी गाइडलाइंस दी गई हैं कि अगर आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करें तो आप बीमार ही नहीं हो सकते। ये आयुर्वेद की ताकत है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज एलोपैथी में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में वो इलाज एलोपैथी से ज्यादा अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए कॉन्स्टिपेशन, अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन लेंगे तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन आप पूरी उम्र ले सकते हैं। डायबिटीज की मैनेजमेंट करनी हो, कोलेस्ट्रॉल को कम करना हो, ब्लड प्रेशर को कम करना हो, इन सब बीमारियों की जो मैनेजमेंट है वो आयुर्वेद में ज्यादा अच्छे से होती है। जॉइंट्स पेन अगर आपको होती है तो एलोपैथी आपको भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वहां आपको पेन किलर मिलेगी और स्टीरॉयड मिलेंगे जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन आप अपनी पेन को आयुर्वेद में बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जॉइंट पेन को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो आपको एज ए इंडिविजुअल दोनों की जरूरत है, आपको किसी एक को चूज करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम आयुर्वेद के सिस्टम की एक ऐसी चीज डिस्कस करने वाले हैं जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप सिर्फ कुछ चीजों का सेवन करके ढेर सारी बीमारियों को होने से बचा सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। अगर आप आयुर्वेद पर बिलीव नहीं करते हैं तो आपको इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। आयुर्वेदिक साइंस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है एलोपैथिक साइंस के मुकाबले। आयुर्वेद में हमारे पूरे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और हमारा पूरा बॉडी का जो सिस्टम है उसको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये है वात, पित्त और कफ। ये तीनों दोष हमारी बॉडी में अलग अलग कामों को अंजाम देते हैं, और जब ये बिगड़ते हैं तो अलग अलग सेट ऑफ डिजीजेस को पैदा करते हैं। तो इनमें से अगर कोई एक दोष बिगड़ा और उसकी वजह से अगर कोई डिजीज हुई तो आपको उस डिजीज के ऊपर फोकस नहीं करना, आपको उस दोष के ऊपर फोकस करना है। अगर आपने उस दोष को ठीक कर लिया तो वो डिजीज तो ठीक होगी ही होगी, इसके साथ आपको और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाती हैं। आज हम जिस दोष की बात कर रहे हैं वो है वात दोष। वात शब्द का मतलब क्या होता है? वात शब्द का मतलब होता है टू ब्लो, यानी फूंकना, यानी हवा, यानी मूव लाइक द विंड, हवा की तरह मूव करना। ये वात शब्द का मतलब होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद ने हमें यह भी बताया है कि किस सीजन में आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। तो अगर वात सीजन की बात करें तो कौन सा वो सीजन है जहां पर वात दोष बढ़ सकता है और वात दोष की वजह से होने वाली बीमारियां बढ़ सकती हैं? तो ये सीजन होता है जब गर्मी और नमी वाला मौसम खत्म होता है और सर्दी और खुश्क मौसम की शुरुआत होती है। ये मौसम वात का मौसम होता है। इसमें वात दोष बढ़ सकता है और आपको वात से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। अब जो वात सिस्टम है ये हमारे शरीर में करता क्या है? ये वात सिस्टम हमारे शरीर में मूवमेंट को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं ये उन सबको कंट्रोल करता है। जैसे कि ब्लड फ्लो, खून बह रहा है बॉडी में, मतलब खून की मूवमेंट हो रही है, तो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है वात। अगर वात बिगड़ा तो ब्लड फ्लो से संबंधित बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसके बाद हमारे शरीर में जो वेस्ट का इवैक्यूएशन होता है उसको मैनेज करता है। वेस्ट हमारे शरीर से कैसे बाहर निकलता है? स्टूल के जरिए, मल के जरिए, बाथरूम यानी सुसु के जरिए, पसीने के जरिए, छींक के जरिए, कान के मैल के जरिए, आंखों के आंसू के जरिए। तो जो भी वेस्ट का रिमूवल है हमारे शरीर से उसे कौन मैनेज करता है? वात मैनेज करता है। अगर वात बिगड़ा तो ये सारे सिस्टम बिगड़ सकते हैं। इनमें से कोई भी बीमारी आपको हो सकती है, कब्ज हो सकती है, पसीना कम आ सकता है, पसीना ज्यादा आ सकता है, आंसू सूख सकते हैं, कानों की बीमारियां हो सकती हैं। इन सबको वात मैनेज करता है। इसके बाद
बाद ब्रीथिंग, हम जो सांस लेते हैं वो भी एक मूवमेंट है। जितनी भी मूवमेंट्स हैं बॉडी में उसे वात के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ब्रीदिंग को भी वात कंट्रोल करता है। हमारे दिमाग में हम जो सोचते हैं वो भी एक मूवमेंट है। किसकी मूवमेंट है? थॉट्स की, विचारों की। तो हमारे दिमाग के अंदर जो विचार मूव करते हैं उनकी मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है? वात कंट्रोल करता है। इसीलिए वात बिगड़ने से मानसिक बीमारियां होती हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई मानसिक बीमारी हो गई तो आपको सिर्फ उस मानसिक बीमारी का इलाज नहीं करना, आपको ये पता होना चाहिए कि इस बीमारी को कौन कंट्रोल करता है? वात कंट्रोल करता है। तो आपको साथ में वात को ठीक करने के लिए भी कुछ ना कुछ सेवन जो है वो करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी सेंसरी इंपल्सिस होती हैं, यानी हम जो महसूस करते हैं उनको वात कंट्रोल करता है। जैसे आंखों से देखते हैं हम, मुंह से बोलते हैं हम, नाक से सूंघते हैं हम, त्वचा से महसूस करते हैं हम, ये जो जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं इनको वात कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारा जो हार्ट पंप करता है इसे भी वात कंट्रोल करता है। तो अगर वात बिगड़ा तो हार्ट की पंपिंग बिगड़ सकती है। तो अगर हार्ट की पंपिंग बिगड़ी है तो पंपिंग को ठीक करने के साथ साथ वात को भी ठीक करना है, तब बीमारी जड़ से खत्म होगी। हमारी आंखें ब्लिंक करती हैं, हम आंखों को झपकाते हैं, इसे भी वात के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हमारे शरीर के वो कौन कौन से हिस्से हैं जो वात के द्वारा संचालित किए जाते हैं और जिनके ऊपर असर होता है जब वात बिगड़ता है? हमारी कलोन, छोटी आंत, हमारा पेल्विस, पेल्विक ऑर्गन्स, पेल्विक एरिया के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन सबको वात कंट्रोल करता है। और वात बिगड़ने पर इन अंगों में बीमारियां पैदा होती हैं। थाइज, हमारी स्किन, कान, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हमारे फेफड़े, इन सबको वात कंट्रोल करता है। और वात बिगड़ने पर इन अंगों में बीमारियां पैदा होती हैं। और वात एक और इंपॉर्टेंट काम करता है। वात हमारी जो पाचन अग्नि होती है उसे प्रज्वलित करने का काम करता है। प्रज्वलित करने का क्या अर्थ होता है? जैसे मान लीजिए दिया है, आपने दिया जलाया, उसके बाद दिया जलता रहा, तो जो दिया जल रहा है वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन जो आपने दिए को जलाया, माचिस के साथ दिए को प्रज्वलित किया, वो एक अलग प्रक्रिया है। जब तक आप आग को प्रज्वलित नहीं करेंगे दिया जलेगा नहीं। तो हमारे अंदर जो अग्नि है यानी जो डाइजेशन है उसको शुरू करने का प्रोसेस वात करता है। तो जब वात बिगड़ेगा तो डाइजेशन शुरू ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए वात बिगड़ने से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं। और हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन होता है वो वात की वजह से होता है। वात बिगड़ने पर न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन नहीं होता। माँ जब बच्चे को डिलीवर करती है, यानी जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो वो जो प्रक्रिया होती है उसे भी वात कंट्रोल करता है। वात बिगड़ने पर डिलीवरी बिगड़ सकती है। हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ ये तीनों सिस्टम होते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक सिस्टम या कोई दो सिस्टम ज्यादा डोमिनेंट होते हैं हमारे शरीर में, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा शरीर जो है वो वर्क करता है। जिन लोगों के शरीर में वात ज्यादा डोमिनेंट होता है वो लोग देखने में थोड़े पतले होते हैं, उनकी बिल्ड स्लिमर होती है, वो कम वजन के होते हैं, और वो या तो ज्यादा लंबे होंगे या फिर उनकी हाइट नॉर्मल से थोड़ी कम होगी, और वो क्विक मूविंग होते हैं यानी फुर्तीले होते हैं, और वो माइंड से भी फुर्तीले होते हैं और शारीरिक रूप से भी फुर्तीले होते हैं, यानी उनके लिए चैन से बैठना मुश्किल होता है। वो फुदकते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी ये काम करेंगे कभी वो काम करेंगे, इस तरह से। यानी उनकी जो टेंडेंसी होती है वो बहुत सारे कामों को करने की होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वात वाला व्यक्ति है उसने कोई काम शुरू किया और पूरी जिंदगी वो एक ही काम करता रहेगा, नहीं। वो एक काम शुरू करेगा, फिर उसको लगेगा कि नहीं कुछ और करना चाहिए, फिर वो कुछ और करेगा, उसके बाद वो कुछ और करेगा। तो इस तरह की उसकी कुछ टेंडेंसी होती है। वात वाला जो इंडिविजुअल होता है उसकी स्किन और बाल पतले होते हैं, और स्किन और बालों में ड्राइनेस होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि जो वात होता है ये जब बिगड़ता है तो खुश्की पैदा करता है बॉडी में। और इनका चेहरा पतला होता है, आंखें छोटी होती हैं, और इनकी जो भूख होती है वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल का क्या मतलब है कि कभी नॉर्मल होगी भूख, कभी भूख कम हो जाएगी, कभी भूख बढ़ जाएगी, एक समान नहीं रहती, बदलती रहती है। और इनको कॉन्स्टिपेशन की थोड़ी सी टेंडेंसी ज्यादा रहती है, कब्ज होने के चांसेस इनको ज्यादा होते हैं। और इनकी स्लीप भी ऐसी ही होती है, डिस्टर्बेंस वाली होती है, यानी ऐसा नहीं है कि ये सोए और एक ही करवट पूरी रात निकाल दी, नहीं, ये बार बार करवट बदलेंगे, कभी उस करवट कभी उस करवट, कभी इनको रात को जाग आ जाएगी, नींद खुल जाएगी, फिर से सो जाएंगे, फिर से जाग आएगी, फिर से सो जाएंगे। इनके ड्रीम्स भी ऐसे ही होते हैं, ड्रीम्स में भी ये मूवमेंट करते रहते हैं। तो इस तरह की इनकी स्लीप होती है जो वात प्रकृति वाले लोग होते हैं। इनका जो स्टेमिना होता है वो कम होता है, सहन शक्ति इनकी थोड़ी सी कम होती है, शारीरिक तौर पर भी ये दर्द वगैरह को कम सहन कर पाते हैं, लेकिन ये एक्टिविटी ज्यादा करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, इनको एक जगह पर शांति नहीं मिलती, मतलब एक्टिविटी से भरपूर होते हैं ये, और क्रिएटिव भी ज्यादा होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था, क्योंकि इनको दिमागी तौर पर भी शांति नहीं मिलती, यानी संतुष्ट नहीं होते एक काम को करके, तो इसलिए ये अलग अलग चीजों को क्रिएट करते हैं, क्रिएटिविटी ज्यादा होती है इनमें, इन लोगों में। तो अगर आपको लगता है कि इनमें से काफी सारे लक्षण आपसे मिलते जुलते हैं, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आप वात प्रकृति से संबंधित हैं, मतलब आप में वात डोमिनेंट गुण है आप में।
और जो वात वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए सरसों का तेल और तिल का तेल खाने में बहुत अच्छा होता है। सरसों का तेल 12 महीने भी खा सकते हैं और तिल का तेल सर्दियों में खा सकते हैं। और इनके लिए जो मसाले फायदेमंद होते हैं वो है काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, जीरा, सौंफ, अदरक, हल्दी, धनिया, मेथी और केसर। और आज हम इस वीडियो में स्पेशली बात कर रहे हैं अजवाइन के पानी की। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप वात वाले इंडिविजुअल हैं, यानी आपका वात आपको लगता है कि बिगड़ गया है, तो आपको अजवाइन को पानी के साथ नहीं लेना, आपको दूध के साथ लेना। ये आप गलती करेंगे अगर आप वात को बिगड़ने पर वात को ठीक करने के लिए अजवाइन को पानी के साथ सेवन करेंगे। अभी समझाता हूं क्यों। देखिए, अगर आपका वात बिगड़ जाता है तो आपको जो मैंने अभी चीजें बताई हैं कि वात किन किन ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, किन किन चीजों को कंट्रोल करता है, तो उन चीजों से संबंधित समस्याएं आपको जो है वो पैदा होंगी आपके शरीर में। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको वात को मैनेज करने की कोशिश करनी है। तो वात को मैनेज करने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है वो है अजवाइन के बारे में। जो अजवाइन होती है इसकी तासीर गर्म होती है और खुश्क होती है, इसलिए ये वात दोष को दूर करती है। लेकिन क्योंकि ये खुश्क होती है और जो खुश्क चीजें होती हैं वो वात को बढ़ाती हैं, तो अगर आपने अजवाइन का सेवन पानी के साथ कर लिया तो फिर ये वात के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको अजवाइन का सेवन किसी तर चीज के साथ करना है, किसी ऑयली चीज के साथ करना है। तो अगर वात बिगड़ा हुआ है, वात से संबंधित दोष हैं, तो आपको अजवाइन का सेवन दूध के साथ करना है या फिर लस्सी के साथ करना है, क्योंकि लस्सी भी थोड़ी ऑयली होती है, उसमें थोड़ा घी होता है, मक्खन होता है उसमें, और दूध में भी फैट होती है। तो ये अजवाइन की खुश्की को खत्म कर देगी और तब अजवाइन जो है वो आपके वात दोष को ठीक करेगी, क्योंकि जो अजवाइन है वो वात और कफ दोनों को ठीक करती है। अगर कफ बिगड़ा हुआ है फिर आपको अजवाइन को दूध के साथ नहीं लेना होता, क्योंकि कफ जब बिगड़ता है तो फिर हम घी नहीं खाते, फैट नहीं खाते, खुश्क चीज खानी होती है कफ में, तब अजवाइन को पानी के साथ लेने से फायदा होता है। लेकिन वात बिगड़ने पर पानी के साथ लेंगे तो फायदा नहीं करेगी, नुकसान कर सकती है। तो जो लोग वात को दूर करने के लिए अजवाइन के पानी का सेवन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आपको अजवाइन का सेवन करना है दूध के साथ। तो कैसे करेंगे? आप किसी भी समय अजवाइन और दूध का सेवन कर सकते हैं, खाली पेट कर सकते हैं या खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, और दिन में एक बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, आधा चम्मच भी खा सकते हैं, 1 चम्मच भी खा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपका वात कितना बढ़ा हुआ है। तो बस सिंपली अजवाइन को दूध में डालिए। अगर आपने मान लीजिए 1 कप दूध लिया है तो 1 कप पानी ले लीजिए साथ में, और बीच में अजवाइन डाल दीजिए, और वो जो 1 कप पानी डाला है ना उसको उबाल उबाल कर सुखा दीजिए, तो पीछे बीच में दूध ही बचेगा सिर्फ। अगर दूध की कोई दिक्कत नहीं है, दूध की मात्रा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूध खुला पड़ा है आपके घर पर, तो फिर 2 कप दूध लीजिए और 1 कप को सुखा दीजिए, जो पीछे 1 कप दूध बचा उसका सेवन आप कीजिए। और अजवाइन को साथ में खाना है, अजवाइन को फेंकना नहीं है, जैसे हम चाय पत्ती को निकाल कर फेंक देते हैं वैसा नहीं करना। अजवाइन को भी खाना है और दूध को भी पीना है। आयुर्वेद में अजवाइन को कहा गया है एका यावनी शतम अना पातिका। एका का मतलब होता है ओनली वन, सिर्फ एक। यावनी का मतलब होता है अजवाइन। शतम का मतलब होता है हंड्रेड्स, यानी कई सौ। अना का मतलब होता है ग्रेन्स, फूड स्टफ यानी खाद्य पदार्थ। और पातिका का मतलब होता है हेल्प्स टू डाइजेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अजवाइन अकेली हंड्रेड्स ऑफ फूड आइटम्स को डाइजेस्ट कर सकती है, कई सौ अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थों को हजम कर सकती है। ये अजवाइन की ताकत है। तो जब आप अजवाइन का सेवन करते हैं दूध के साथ, तो आपकी जो वात की प्रॉब्लम है, अगर वात बढ़ा हुआ है तो वात बैलेंस हो जाता है। और जब वात बैलेंस होगा तो क्या होगा, जैसे अगर आपको खून से संबंधित कोई बीमारी है तो वो ठीक होगी, इवैक्यूएशन ऑफ वेस्ट की दिक्कत है तो वो ठीक होगी, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है तो वो ठीक होगी, मेंटल प्रॉब्लम है वो ठीक होगी, अगर बोलने में दिक्कत है, साफ बोल नहीं पा रहे हैं, वो ठीक होगी, अगर हार्ट की पंपिंग से संबंधित कोई दिक्कत है वो ठीक होगी, कोलोन से संबंधित कोई दिक्कत है वो ठीक होगी, यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो ठीक होगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो ठीक होगी, कानों से संबंधित, स्किन से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी तो वो ठीक होगी, डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। तो वात से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका इलाज आप कर सकते हैं अजवाइन खाकर, वात को बैलेंस करके। तो आपको इन प्रॉब्लम के अलावा अगर कोई भी और प्रॉब्लम है तो आपको ये देखना चाहिए कि ये प्रॉब्लम किस दोष में होती है। नॉर्मली ये होता है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दोष को ठीक नहीं करते, जिससे प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। तो आपको दोष को ठीक करना है साथ में। ये तो मैंने वात दोष का बताया, हो सकता है आपको पित्त दोष से संबंधित कोई समस्या हो, कफ दोष से संबंधित कोई समस्या हो, तो आपको पता लगाना है कि आपकी समस्या किस दोष से
रिलेटेड है। तो जब आप उस दोष को बैलेंस करने के लिए भी कुछ खाएंगे ना, तब जाकर आपकी वो जो समस्या है वो ठीक होगी। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि वात दोष को ठीक करने के लिए आपको 2 काम और भी करने हैं। अगर आप वो करेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। वात में गर्म पानी बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर आप गुनगुना पानी पिएंगे तो उससे वात और ज्यादा जल्दी ठीक होता है। और हल्दी वाला दूध भी है, ये भी वात को ठीक करता है। तो सोते समय आप हल्दी वाला दूध भी अगर आप रेगुलर पिएंगे तो उससे भी आपका वात जो है वो कंट्रोल में आएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी वात के बारे में और अजवाइन के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो फिर मैं बाकी के जो दोष हैं, जैसे पित्त दोष है या कफ दोष है, उनके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।